कल लिखा था क्वेश्चन सबने, पढ़ा था फिर अपना आंसर कि नहीं, लिखने के बाद सबमिट कर दिया? अच्छा, तो मुझे देखना चाहिए था। कल देखे तुम लोग बताते हैं क्या करा है तुम लोगों ने। तो हम लोग कल क्या बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे कल? इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। हाँ, और दूसरा क्या बात कर रहे थे कि क्या चेंज हुआ था ना, कि रसिया में क्या क्या चेंज हुआ था। तो हमने क्या बताया था? हाँ, वेरी गुड। ऐसे बताओ, याद करके बताओ, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट आउट करो सब लोग। क्या क्या चेंज हुआ था रसिया में? हाँ। हम्म। रसिया में प्रभाव क्या पड़ा था? हाँ, बस यही चेंज हुआ था। फूड क्राइसिस कम हो गई, अनाज का उत्पादन कम हो गया। और क्या हुआ? हाँ, और हमने क्या बताया था पहले, पॉलिटिकल में पॉलिटिकल चेंज क्या क्या हुआ था? हाँ, वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल हो गया। यहाँ क्या था? अपोजिशन खत्म हो गया, मीडिया का कोई रोल नहीं रहा, राइट। और क्या था? मोनार्की, जो राजतंत्र था, वो खत्म हो गया, समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो गई। ये सब हम लिखेंगे ना कि पॉलिटिकल चेंज क्या क्या हुआ। उसके बाद हमने क्या बताया था, इकोनॉमिक चेंज क्या हुआ? तो इकोनॉमिक चेंज में क्या बताया था कि जो इंडस्ट्री है उसका क्या होगा, नेशनलाइजेशन हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। और क्या होगा? निजी संपत्ति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और राज्य का स्वामित्व, मतलब निजी संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व होगा। एग्रीकल्चर में मैंने क्या बताया था, क्या चेंज होगा? कृषि व्यवस्था कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन के थ्रू चलेगी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएंगी, मतलब चार लोगों की जमीनों को मिला के क्या एक बड़ा भूखंड बनाया जाएगा, उस पे खेती की जाएगी, या गवर्नमेंट के अंडर में एग्रीकल्चर होगा। इस तरह की व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे उस समय ना। तो ये चेंज आपको याद होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं उसी क्रम में, जिस क्रम में हमने लिखा है उसी क्रम में आपको याद हो, लेकिन ये परिवर्तन आपको पता होना चाहिए, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। हेल्थ एजुकेशन किसका दायित्व होगा, हमारा या राज्य का? स्टेट का। हमने बताया था कि ये चीजें कौन डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड करेगा। तो ये सब परिवर्तन कहाँ हो रहे हैं, रसिया में हो रहे हैं। उसी में एक चीज और हो रही है वहीं। अब जब चूंकि यूरोप की बात कर रहे हैं तो एक विचारधारा यहाँ पर और उभर के आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाजीवाद, फांसीवाद। सुना है? नहीं सुना है अभी तक? नाजी हिटलर का नाम सुना है? हिटलर ने जो उस समय आइडियोलॉजी लागू की थी, उसको कहा जाता है फांसीवाद, नाजीवाद। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, नाजीवाद, फासिज्म एंड नाजीज्म। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी व्यवस्था है, ये क्यों आई? तो इसके पीछे क्या है, वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट में क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसके लिए जिम्मेदार किसको माना गया, कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के लिए जिम्मेदार कौन है, जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी पे बहुत सारे क्या किए गए, सैंक्शन थोप दिए गए, कि उनके रीजन को क्या किया गया, ले लिया गया। और कौन से रीजन, जैसे जर्मनी है, सपोज करो फ्रांस है, फ्रांस के पास जर्मनी है, तो क्या हुआ कि सपोज करो यहाँ लोहा का क्षेत्र था, यहाँ कोयले का क्षेत्र था इनका, तो ये रिसोर्स रिच रीजन है, किसका, ये सॉरी फ्रांस का।
जर्मनी का। अब इस जर्मनी के रीजन को क्या किया गया, ले लिया गया। ठीक है, ये कैसा रीजन है, रिसोर्स रिच रीजन है। तो जो कोयले के क्षेत्र थे, जो आयरन जहां से निकाला जाता था, उसको ले लिया गया। माना गया कि ये युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार था, जर्मनी। और बरसाए की संधि हुई, उस बरसाए की संधि, ट्रिटी ऑफ बरसाए, तो बरसाए की संधि में बहुत सारे सैंक्शन क्या थे, इस पे थोप दिए गए कि तुम ही जिम्मेदार हो। जैसे घर में कोई बदमाशी करे, 2 3 4 बच्चे बदमाशी कर रहे हैं मिलके, और एक बच्चे को जिम्मेदार मान लिया जाए और उसी को खूब कूटा जाए, तो वो बच्चा क्या होगा, विद्रोही हो जाएगा ना। रुको बड़ा होने तो तब बताते हैं। तो वो क्या होगा, उसके अंदर कुंठा का भाव। यही सेम विश्व युद्ध सबने लड़ा, सबने मिलके एंजॉय किया, लेकिन दंड क्या मिलेगा, एक व्यक्ति को मिलेगा। तो बर्फाए की संधि के तहत उस पर बहुत सारे सैंक्शन थोप दिए गए कि तुम्हें ऐसे बताया गया कि 1,80,000 पाउंड जो है तुम्हें जमा करना है, देना है देशों को, पैसा भी देना है, तुम्हारे रिसोर्स भी ले लिए गए, और ये प्रयास किया गया कि ये कभी मजबूत ना हो पाए। समझ रहे हो। तो युद्ध तो अब उसको क्या लगेगा कि यार जब हम सबने मिलकर लड़ा था, सबने मिलकर लड़ा, मान लो मेरी थोड़ी ज्यादा गलती थी, 1 2 जहां पर ज्यादा मार दो, लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरी। तो उसके अंदर क्या था, कुंठा का भाव जागृत हो गया। राइट, उसके अंदर एक एंगर आया उन देशों के प्रति जिसने तमाम तरह के सैंक्शन लगाए थे कि वो मिलिट्री नहीं रख सकता है, वो हथियार नहीं बना सकता है, रिसोर्स आपने उसके ले लिए, बहुत सारा इकोनॉमिक सैंक्शन आपने लगा दिया है। तो ये विद्रोह कहीं ना कहीं, ये जो भाव था, इसको एक लीडरशिप की जरूरत थी। वो पूरे जर्मनी के अंदर था। उसी में हिटलर उभर कर आता है। हिटलर एक सामान्य सैनिक है, और सामान्य सैनिक से विशिष्ट बनने का, सामान्य सैनिक से वो क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है। अब वो क्या होगा, वो कहेगा, जब धीरे धीरे चीजें परिवर्तित होंगी, तो वो क्या कहेगा, ये ब्रिटेन कौन होता है हमें बताने वाला, हमें क्या करना है, ये फ्रांस कौन होता है। तो वो धीरे धीरे जनता से संवाद स्थापित करेगा, और जनता को क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, जनता को मोबिलाइज करेगा, अपनी आइडियोलॉजी से जोड़ने का प्रयास करेगा। तो कहेगा, उसके साथ क्या था, वो रात में बोलता था, रात में लाइट बुझा दी जाती थी, पब्लिक खड़ी होती थी, खुद ब्लैक कपड़ा पहनता था ताकि कुछ दिखे ना, सिर्फ लोग आवाज पे फोकस करें। देखो कितनी अच्छी साइकोलॉजी थी कि जब आप देखते नहीं हो तो सिर्फ आवाज सुनते हो और आवाज पर फोकस करते हो। रात में बोलता था, और रात में क्या बोलता था कि हम आर्य हैं। आर्य का मतलब सुपीरियर है, हम आर्य हैं, हम दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये ब्रिटेन कौन होता है हमें बताने वाला, हमें क्या करना है, ये फ्रांस कौन होता है हमें बताने के लिए हमें क्या करना है। अब क्या होगा, ये नेशनलिज्म का भाव पैदा होगा ना, राष्ट्रवाद पैदा होगा कि हम अच्छी रेस हैं, हमारा जन्म ही हुआ सब पे शासन करने के लिए, और कोई हम पे शासन कैसे कर सकता है। तो ये जब भाव आएगा तो क्या होगा, राष्ट्रवाद पैदा होगा, नेशनलिज्म पैदा होगा। अब ये नेशनलिज्म इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो अब किसी को स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो वहां पर आपने सुना होगा कि वहां जर्मनी में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, जो विरोधी हैं या जो ऐसे हैं यहूदी हैं, अरे इजराइल वाले जो यहूदी, उनको क्या करता है, उनको कहता है कि ये सब गद्दार हैं, ये सब विकास में हमारे बाधक हैं, यही सब सारे हमारे यहाँ सीक्रेट जो चीजें होती हैं यही वायरल करते हैं, मतलब उनको विलन बनाता है। तो कहता है इनको मार डालो। गैस चैम्बर होते हैं उसी में ले जाके बंद कर देते हैं, गैस छोड़ दिया जाता है, 5,000 लोग ढेर हो गए। ठीक है, तो इस आइडियोलॉजी का मतलब ये है, वो क्या कर रहा है कि जर्मनी को
देखो, जर्मनी को क्या कर रहा है कि हम जर्मनी को सुपर पावर बनाएंगे। जर्मनी को हम क्या करेंगे, हिटलर क्या करता है, हम सुपर पावर बनाएंगे। इसी संदर्भ में इस विचारधारा को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये विचारधारा कौन सी थी, इसका कारण क्या था, इसका प्रभाव क्या हुआ, बहुत सारी चीजें इसी पे पढ़ेंगे। तो यही कारण था कि क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध होगा। तो कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ, वर्साय की संधि हुई, और वर्साय की संधि ऐसी संधि थी जो क्या थी, बायस्ड थी। ठीक है, एक की बात सुनी ही नहीं गई, सारा जिम्मेदार एक व्यक्ति को मान लिया गया। तो जो विद्रोही बच्चा बच्चा था वो जिम्मेदार हुआ किसके लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। उसने कहा अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम सबसे बदला लेंगे। तो बदला लेने में मार भी खाएगा कभी कभी, ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर ये भाव आएगा कि उसके साथ जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर अटैक करने चला जाएगा, तो कुछ गलतियां होंगी जिसका परिणाम होगा कि फिर पराजय का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो थोड़ा सा, फिर और बात करेंगे इस पे। लिखो। ये विचारधारा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। नाजीबाद। लिखो। नाजीबाद या राष्ट्रीय समाजवाद, आर नेशनल सोशलिज्म। जे फासिस्ट ना नाजिज्म और नेशनल सोशलिज्म वाजे फासिस्ट फासिस्ट या फिर SCIST फासिस्ट फार राइट एंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। फासिस्ट, फार राइट, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, नाजीवाद या राष्ट्रीय समाजवाद एक फासीवादी, दक्षिणपंथी और अतिराष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा थी। फार राइट एंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लिखो। ब्राट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ब्राट टू पावर इन जर्मनी बाय एडोल्फ and his Nazi party. Power in Germany by Adolf Hitler and his Nazi party. अतिराष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा थी। लिखा पूरा। एक फासीवादी, दक्षिणपंथी और अतिराष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा थी जो 1920 और 40 के दशक के बीच जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी द्वारा सत्ता में लाई गई।
power in Germany by Adolf Hitler and his Nazi party between the 1920 to 1940। क्या हुआ, कहाँ छूटा बताओ तो। एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी द्वारा सत्ता में लाई गई। लिख लिया सबने, लिखो। इट वाज एन एक्सट्रीमली रिप्रेसिव, यह एक अत्यंत दमनकारी, सैन्यवादी, तानाशाही और नस्लवादी सिद्धांत था। इट वाज एन एक्सट्रीमली रिप्रेसिव, REPRESSIV, एक्सट्रीमली रिप्रेसिव मतलब दमनकारी, और क्या था, सैन्यवादी, लिखो मिलिट्रिस्टिक, MILITARISTIC, ठीक है। मिलिट्रिस्टिक, STIC जोड़ दो, Y की जगह I कर दो, STIC जोड़ दो, मिलिट्रिस्टिक। एंड एक होता है डिक्टोरियल, लिखो, जैसे कहते हैं डिक्टेटर, तो क्या जोड़ना है, IAL जोड़ दो उसमें। डिक्टेटर होता है ना, तो लिखो डिक्टेटर, उसमें लास्ट में क्या करना है, IAL जोड़ देना है, मतलब तानाशाही। एंड रेसिस्ट डॉक्ट्रिन, हिंदी में क्या लिखना है, यह एक अत्यंत दमनकारी, सैन्यवादी, तानाशाही और नस्लवादी सिद्धांत था, जिसका लक्ष्य एक शुद्ध आर्य जाति के वर्चस्व वाली साम्राज्यवादी सत्ता स्थापित करना था। तुम लोगों को शब्द बड़ा कठिन लग रहा होगा ना। एंड रेसिस्ट, डिक्टेटर भी चलेगा। एंड रेसिस्ट डॉक्ट्रिन, रेसिस्ट का मतलब नस्लवादी, डॉक्ट्रिन एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग एन इंपीरियल पावर, doctrine aimed at establishing an imperial power dominated by a pure Aryan race, हिंदी में लिखा, दमनकारी, सैन्यवादी, तानाशाही और नस्लवादी सिद्धांत था, जिसका लक्ष्य एक शुद्ध आर्य जाति के वर्चस्व वाली साम्राज्यवादी सत्ता स्थापित करना था। क्या कहता है कि हम आर्य हैं, क्या कहता है, वी आर आर्यंस। तो वो जो डार्विन का सिद्धांत है ना, योग्यतम की उत्तरजीविता, क्या है डार्विन का सिद्धांत, जो योग्य होगा वही सरवाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। और क्या कहता है कि योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य होगा, जो काबिल होगा वही जिएगा, उसी को अधिकार है जीने का। तो हम आ रहे हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ही जिएंगे और हम किसी को जीने नहीं देंगे। इस तरह का सिद्धांत था, राइट। तो डार्विन की थ्योरी को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
और जब ये कहोगे किसी समाज में कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं चल जाएगा, हम में सब लोग, कि आप कहोगे हम ही श्रेष्ठ हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है, अहंकार का भाव है, और अहंकार होगा तो उसका पतन भी होगा। तो यहां क्या है, यहां ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, ऐसी स्थितियां क्या होंगी, यहां उत्पन्न होंगी। क्या? establishing an imperial power dominated by pure iron race, प्योर आयरन रेस। बात समझ पाए? यहां क्या है, सैन्यवादी, पूरे राज्य का। अब देखो सैन्यवादी का क्या मतलब है, कि मिलिट्री स्टेट आप बना रहे हो। मिलिट्री स्टेट का क्या मतलब है, कि वहां जो भी राज्य के संसाधन हैं सबको क्या किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, हथियार और युद्ध के लिए सबको यूज किया जाएगा, सबको उसके लिए ट्रेन किया जाएगा। वो क्या कहता है कि राज्य के संसाधन किस लिए हैं, ताकि हम क्या करें, वर्चस्व स्थापित कर सकें। और अगर कहीं पर हेजिमोनी या वर्चस्व स्थापित करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, सैन्य शक्ति चाहिए, मिलिट्री पावर चाहिए। तो राज्य के रिसोर्स को किस लिए यूज किया जाएगा, कि हथियार बनाओ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करो लोगों पर, इनको पकड़ के ले जाओ एक्सपेरिमेंट करो, देखो, ठीक है, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट होने लगेंगे, गैस चैम्बर होंगे, तमाम तरह का बहुत तरह के, मतलब मानव पे हर तरह का एक्सपेरिमेंट होगा वहां पर, कि मतलब राज्य का अस्तित्व है तभी व्यक्ति का अस्तित्व है, व्यक्ति का अस्तित्व कुछ नहीं, पहले राज्य है फिर व्यक्ति है। तो अगर राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होगा, तो क्या व्यक्ति के मानवाधिकार होंगे वहां पर, नहीं होंगे। तो वो क्या करता है कि नहीं, राज्य प्रमुख है, तो जब स्टेट प्रमुख हो जाएगा तो व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, वहां बढ़ जाएगा। तो रिसोर्स, राज्य का जो रिसोर्स है किस लिए मोबिलाइज किया जा रहा है, ताकि क्या हो, कि हम अच्छे अच्छे हथियार बना सकें और युद्ध में उसको यूज कर सकें, सबके, चाहे मानव संसाधन हो या भौतिक संसाधन हो, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स, सबका यूज किसके लिए किया जाएगा, मिलिट्री के लिए। तो लोग जो होंगे, लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो यूथ जो होगा उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग दो, उसको ट्रेन करो युद्ध के लिए। जो महिलाएं होंगी उनको क्या करना है, तो कहेंगे उनको ट्रेन करो ताकि इलाज कर सकें, ये पेशेंट का जो बेसिक इलाज होता है, लड़कर आएंगे घायल होके आएंगे तो उनका बेसिक इलाज हो सके। बुजुर्गों का काम, जो ओल्ड पीपुल हैं उनको कैसे, तो वो मोटिवेट करने के लिए, युद्ध में जब हार के आओ तो मोटिवेट की जाओ फिर लड़ो, तो मोटिवेट करने के लिए। बच्चों का रोल क्या होगा, तो कहे बच्चों का भी रोल होगा कि हेल्थ केयर में उनका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, देखभाल करने में, जो लड़के आ रहे हैं घायल हो रहे हैं उनकी देखभाल। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कि एक मिलिट्री स्टेट के रूप में जर्मनी का रूपांतरण हो जाएगा। और क्या है, रेसिस्ट हैं, नस्लवादी हैं, कि मतलब हम आ रहे हैं, हम क्या हैं, आ रहे हैं, और हम दुनिया पर शासन करने के लिए पैदा हुए। ये धारणा क्या होगी, दूसरे को रहने देगी, नहीं रहने देगी। तो जो वहां और कम्युनिटी हैं उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, शुरू हो जाएगा। उनको क्या किया जाएगा, लैब में उन पर प्रयोग किया जाएगा। इनका कोई मानवाधिकार नहीं है, मुझे मन कर रहा है कि इन्हें जो ईंट का भट्ठा है उसमें फ्राई करेंगे तो फ्राई करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, राइट जैसी कोई चीज नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो रहा कि नहीं? तो यही वहां पर हुआ था। 5,000 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, गैस खोल दिया जाता था देखने के लिए, देखते हैं इस गैस से कितने लोग मरते हैं। तो ऐसे प्रयोग वहां होते रहते थे, ह्यूमंस पे, ब्रेन पर बहुत सारे रिसर्च होते थे। हम्म। तो ये सब क्या है, ये सब नाजीवाद है। अब इसमें लिखो मेन फीचर ऑफ नाजिज्म, नाजीवाद की मुख्य विशेषताएं।
लिखो ब्लाइंड नेशनलिज्म, अंध राष्ट्रवाद। लिखो इट एम्फेसाइज्ड, it emphasized the superiority and unity of the German nation. It emphasized superiority and unity of the German nation. लिखा unity and unity of the German nation. जर्मन राष्ट्र की श्रेष्ठता और एकता पर जोर दिया गया। और लिखो सर्वशक्तिमान नेता का कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी हेडिंग और लिखो पावरफुल लीडर्स। तो पावरफुल लीडर कौन होगा यहाँ, लिखो इसी में शक्तिशाली नेतृत्व या शक्तिशाली नेता। लिखो ऑल पावर was vested VSTED in a single leader। सभी शक्ति एक नेता में निहित थी, सभी शक्ति एक नेता में निहित थी। लिखो हिज वर्ड वाज लॉ, उसका आदेश ही कानून था, उसका आदेश ही कानून था। हिज वर्ड वाज लॉ एंड हिज विल वाज कन्फिडर्ड एज द नेशनल बिल। उसका आदेश ही कानून था और उसकी इच्छा ही राष्ट्र की इच्छा मानी जाती थी। and his bill was considered as a national bill। बिल WI इच्छा, WILL। ठीक है, क्या हुआ, वही बिल होता है, दोनों भाव का अंतर है। क्या हुआ, बताओ बताओ मुझे बताओ, क्या कह रही। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे दूर होगा, बहुत कंफ्यूजन होगा अभी जीवन। ठीक है, और क्या था, तो ये क्या हो गया कि एक ही लीडर है, वो कौन है, हिटलर। जो वो कहेगा वो कानून है, उसकी इच्छा राज्य की इच्छा मानी जाएगी। उसकी इच्छा क्या है, राज्य की इच्छा है। तो जब एक व्यक्ति की इच्छा राज्य की इच्छा हो जाएगी तो मानवाधिकार जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला क्या है, लिखो एक्सट्रीम रेसिज्म, कट्टर नस्लवाद। फासिस्ट का मतलब यही है, एक्चुअली फासिस्ट जो टर्म आया है ना यहाँ, ये वास्तव में इटली की आइडियोलॉजी है यही, लेकिन वहां पर फासिस्ट फासिस्ट फासिज्म जैसे नाजीवाद फांसीवाद, तो अभी फांसीवाद पे हम डिटेल में बात आगे करेंगे। ठीक है यही विचारधारा, लेकिन परिस्थितियां और संदर्भ थोड़ा सा अलग अलग है एक ही समय दो देशों में दो परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। अभी दोनों में अंतर भी बता देंगे। ठीक है, क्या अंतर है, हाँ, एक्सट्रीम रेसिज्म मतलब नस्लवाद, RACISM,
लिखो इसमें एक्सट्रीम नस्लवाद में क्या होगा, इसमें क्या है, देखो at its core was an hierarchical racial doctrine। नाजीवाद का केंद्र एक पदानुक्रमिक नस्लीय सिद्धांत था। लिखो at its core was a hierarchical racial doctrine। नाजीवाद का केंद्र एक पदानुक्रमिक नस्लीय सिद्धांत था। पदानुक्रमिक नस्लीय सिद्धांत था कि मतलब हम लोग कहाँ हैं, ऊपर हैं, और जो लोग हैं वो क्या हैं, नीचे हैं, हमसे इंफीरियर हैं, हम क्या हैं, सुपीरियर। लिखो आगे लिखो, दे बिलीव्ड आर्यंस आर्यंस स्पेशली जर्मन्स, ब्रैकेट में स्पेशली जर्मन्स, उनका मानना था कि आर्य, ब्रैकेट में विशेष रूप से जर्मन, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ इन्वर्टेड कामा में मास्टर रेस, और सर्वश्रेष्ठ इन्वर्टेड कामा में मास्टर रेस हैं। They believed Aryans, especially Germans, were the supreme इन्वर्टेड कामा में मास्टर रेस। और ये क्या मानते हैं कि जो ज्यूस हैं वो क्या हैं, वो लोएस्ट एंड मोस्ट डेंजरस हैं। मास्टर रेस, रेस रेस RAC, मास्टर रेस। ये क्या मानते हैं कि जो यहूदी हैं वो क्या है, बहुत खतरा है हमारे लिए। जो जर्मन के लिए क्या है, यहूदी या ज्यूस जो हैं वो क्या है, खतरा है, और ये अगर रहेंगे तो कभी जर्मनी का जर्मन्स का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करो, इनको फ्राई करो, ठीक है। इस तरह की चीजें यहाँ पर थी। उन्होंने जो यहूदी हैं उनको क्या माना कि हायरार्कियल स्ट्रक्चर माना ना, तो हायरार्की में क्या है, ये सबसे ऊपर हैं, और यहूदी क्या है, जो ज्यूस हैं वो क्या है, सबसे नीचे हैं। जर्मन ऊपर हैं, यहूदी क्या है, नीचे हैं, और ये क्या है, इनके लिए खतरा है। तो यहाँ क्या है, जर्मन्स हैं, जर्मन्स हैं, और यहाँ ज्यूस, ये क्या है, डेंजरस हैं। एक तो पहले क्या है, नीचे है, दूसरा क्या है, इनके लिए डेंजरस है, ये खतरा है। किसके लिए खतरा है, इनके लिए खतरा है। तो इनको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। तो इसी सिद्धांत पर ये लोग काम करते हैं। तो या तो जर्मनी में रहो, या तो यहां जब होगा तो क्या होगा, मतलब इसका क्या है कि ये रेस कैसी है, ये सुपीरियर है ना, यहां लिखो सुपीरियर है, ये क्या है, इंफीरियर है, इंफीरियर है। उसके बाद इनका कत्लेआम शुरू हो जाएगा। लिखो अगला, एक लिखो मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद।
लिखो, नाजीस बिलीव्ड that acquiring additional सैन्यवाद, नाजियों का मानना था कि जर्मन जाति के विस्तार और विकास के लिए, नाजियों का मानना था कि जर्मन जाति के विस्तार और विकास के लिए पूर्व, विकास के लिए पूर्व, पूर्व में क्या था, पोलैंड है और रूस है, ठीक है, ब्रैकेट में पोलैंड और रूस लिख लो। नाजियों का मानना था कि जर्मन जाति के विस्तार और विकास के लिए पूर्व, पोलैंड और रूस से अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या है, एक टर्म आता है जीवन स्थान, लिखो अतिरिक्त, इन्वर्टेड कामा में, इन्वर्टेड कामा कैसे बनता है, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, जीवन स्थान, जीवन स्थान या भूमि हड़पनी आवश्यक है। बिलीव्ड एक्वायरिंग एडिशनल लिविंग स्पेस आर लैंड, एक्वायरिंग एडिशनल लिविंग स्पेस आर लैंड फ्रॉम द ईस्ट, और ईस्ट ब्रैकेट में पोलैंड एंड रशिया, ब्रैकेट क्लोज, वाज नेसेसरी for the expansion and survival of the German race, and survival of the German race, लिखा है इसमें हड़पनी आवश्यक है, लिख लिया कि छूट गया, क्या लिखा, अतिरिक्त जीवन स्थान या भूमि हड़पनी आवश्यक है। अब क्या होगा, अब लिखो आगे, इस साम्राज्यवादी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लिखो मैसिव मिलिटराइजेशन एंड एग्रेसिव वारफेयर, मैसिव मिलिटराइजेशन एंड एग्रेसिव वारफेयर बेयर फीन, इस साम्राज्यवादी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण और आक्रामक युद्ध को अनिवार्य माना गया, और आक्रामक युद्ध को अनिवार्य माना गया। फॉर जर्मन रेस मैसिव मिलिटराइजेशन एंड एग्रेसिव वारफेयर बेयर फीन as essential to achieve this imperial goal, बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण और आक्रामक युद्ध को अनिवार्य माना गया। aggressive warfare bear feen as essential to achieve this imperial goal, मतलब साम्राज्यवादी लक्ष्य, मतलब क्या करना है, अगर हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो क्या करना है, हमें मिलिटराइजेशन करना है, और उस मिलिटराइजेशन के बल पर हमें क्या करना है, दूसरे के रिसोर्स को एक्वायर करना है। तो जब दूसरे के रिसोर्स को एक्वायर करने की बात आती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि विस्तारवादी नीति, या हम लोग क्या कहते हैं, और बेहतर शब्द यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंपीरियल या इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है ये, ठीक है, यानी क्या टर्म यूज किया गया है, साम्राज्यवादी लक्ष्य या इंपीरियलिस्टिक गोल, ठीक है।
तो ये क्या करेंगे कि इफ का लक्ष्य रखेंगे, पोलैंड पे थोड़ा सा कब्जा कर लेंगे और थोड़ा सा रसिया पर कब्जा कर लेंगे। तो क्या रसिया वाले खाली बैठे हैं कि आओ ले लो हमारी जमीन? ऐसा तो है नहीं। तो संघर्ष होगा, और उस संघर्ष में हर जगह जीते ये जरूरी नहीं है। और लिखो, लिखो अपोजिशन टू डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था का विरोध। एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था का विरोध। क्या तुम्हें लगता है कि ये जो व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं क्या लोकतंत्र में संभव है? कहता है लोकतंत्र भीड़ तंत्र है, जहां ज्यादा लोग मिल गए वो बिल पास। तो लोकतंत्र की भी आलोचना करता है, कहता है लोकतंत्र के पास निर्णय करने की शक्ति नहीं होती है। लोकतंत्र भीड़ के आगोश में आ जाता है, भीड़ जो चाहेगी, लोग जो चाहेंगे वो कराएंगे। तो ये व्यवस्था को क्या करता है, परिवर्तित करना चाहता है। तो ये इसलिए किसका आलोचक है, लोकतंत्र का आलोचक है, क्योंकि उसे अपने आप को स्टेब्लिश रखना है ना, और मिलिटराइजेशन करना है पूरे देश का। तो ऐसे में क्या होगा, अगर लोकतंत्र की बात होगी तो जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो चुन के आते हैं, वो कहेंगे नहीं हमें ऐसा लीडर चाहिए ही नहीं। तो क्या वो सपोर्ट करेगा? और कई कई बार कुछ चीजें परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, तो उसको उन परिस्थितियों ने उत्पन्न किया था, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी तो आगे बढ़ गया, उसके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी थी तो आगे बढ़ गया। एक निर्णय, परिवार के स्तर पर अगर कोई निर्णय खराब हो रहा है तो परिवार को नुकसान होगा, व्यक्तिगत जीवन में अगर हो रहा कुछ तो हमारे जीवन की जो दिशा है वो बदल जाएगी। लेकिन एक राष्ट्र में शीर्ष पर बैठा नेतृत्व अगर कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है, राइट? तो वहां क्या होगा, अगर व्यक्तिगत कुछ होगा तो वो प्रभाव क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है वो अच्छा लीडर रहा हो, लेकिन एक गलती अगर ज्यादा गलत हो गई तो वो क्या करेगी, अस्तित्व को समाप्त कर देगी। तो वही क्या था इसके साथ हुआ। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लिखो इसमें, नाजीवाद, लोकतंत्र, उदारवाद, मानवाधिकार, नाजिज्म ब्यूड, नाजिज्म ब्यूड, VIEWED, ब्यूड डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, कामा ह्यूमन राइट एंड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म एज ए वीक एंड डिजेनरेटिव आइडियोलॉजीज। नाजीवाद, लोकतंत्र, उदारवाद, मानवाधिकार और कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म को कमजोर कमजोर करने वाली विचारधाराएं मानता था। क्या मानता था कि ये जो है हमें क्या करेगी, कमजोर कर देगी, हमारा डिग्रेडेशन कर देगी, राइट? कम्युनिज्म एज ए वीक एंड डिजेनरेटिव आइडियोलॉजी,
ये क्या है, हमें कमजोर करने वाली विचारधाराएं हैं। तो कौन सी विचारधारा, लोकतंत्र, उदारवाद। उदारवाद में हमने क्या बताया था, लिबरलिज्म में हमने क्या बताया था कि वहां बहुत सारे राइट्स होते हैं, आप जो चाहे वो वृत्ति या व्यवसाय अपना सकते हैं, इस तरह की चीजें थी ना, वहां स्वतंत्रता की बात थी, राइट। तो उदारवाद क्या है, वो भी एक विचारधारा है, वो कहता है ये सब नहीं चलेगा, ये सब देश के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, इन विचारधाराओं को अपने यहां समाप्त कर देगा। लिखो, इट एस्टेब्लिश्ड ए वन पार्टी इसने एक दलीय राज्य की स्थापना की। इट एस्टेब्लिश्ड ए वन पार्टी स्टेट where no opposition was tolerated। इसने एक दलीय राज्य की स्थापना की जहां विरोध की कोई जगह नहीं थी, जहां विरोध की कोई जगह नहीं थी। और क्या किया, लिखो, इसने लोकतंत्र होगा तो क्या होगा, मीडिया होगी, तो मीडिया तो तुम्हारे खिलाफ सही भी लिखेगी गलत भी लिखेगी, तो उसको कंट्रोल करना है। जैसे चीन में है, रसिया में है, यहां भी कंट्रोल करना, तो लिखो कंट्रोल ओवर प्रोपेगेंडा एंड मीडिया। ठीक है, लिखा, प्रचार और जनसंपर्क पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर प्रोपेगेंडा एंड मीडिया, तो इस पर भी क्या होगा, यहां पर नियंत्रण रखा जाएगा। और इसमें एक हेडिंग और छोटी सी लिखो, इसमें मत लिखो, इसमें क्या ही करना है। देखो, एक ने इसने प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री बनाई थी, तो जिसको क्या किया जाता था, फैलाया जाता था, कुछ चीजें होंगी, तो वो, जैसे अब मुझे ज्यूस जो हैं यहूदियों की हत्या करनी, सपोज करो, तो मैं प्रचार करूंगा पहले ना कि यही हमारे विकास में बाधक है, यही ना होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आइडियोलॉजी क्या की जाएगी, प्रचारित की जाएगी। इससे क्या होगा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म पैदा होगा, रिसोर्स युद्ध के लिए क्या होंगे, मोबिलाइज किए जाएंगे। तो यही वहां हो रहा था, तो मिनिस्ट्री बनाई गई थी, मीडिया को कंट्रोल किया गया, प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट फैलाती थी, व्यक्ति नहीं फैला सकता, आप लोग नहीं फैला सकते, वहां गवर्नमेंट का काम था। ठीक है, जो चाहती थी वो फैलाती थी। तो अगला इसमें लिखो, अगला, क्रिएशन ऑफ एनिमीज एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, शत्रु की कल्पना और षड्यंत्र के सिद्धांत। हाँ, हेडिंग है छोटी सी, ऐसे लिख लो पॉइंट के रूप में, क्रिएशन ऑफ एनिमीज एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, शत्रु की कल्पना और षड्यंत्र के सिद्धांत। अब देखो, शत्रु की कल्पना कैसे की जाएगी, हम बताएंगे कि जो जितने लोग रहे हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल थे, वो सब क्या है, हमारे दुश्मन। तो सिद्धांत क्या होगा, इस तरह से बनाया जाएगा, जो यहूदी हैं क्या है, वो हमारे दुश्मन हैं, तो नए शत्रुओं को गढ़ा जाएगा कि इनके कारण हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, षड्यंत्र का सिद्धांत, इसमें क्या होगा कि ये जो ज्यूस हैं यहाँ, हमारे यहाँ यहूदी हैं, ये एजेंट हैं। एजेंट किसके हैं, ब्रिटेन के। एजेंट किसके हैं, अमेरिका के। एजेंट किसके हैं, ये फ्रांस के एजेंट हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, हमारे देश में रहते हैं, यहीं का खाते हैं और हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इस तरह की बातें वहां पर होती थी। तो ये सारी चीजें वहां चल रही हैं। ठीक है, हेडिंग के रूप में ऐसे लिख देना, इतना याद रहेगा। अब देखो, ये उत्पत्ति के कारण क्या थे, इस विचारधारा के उत्पत्ति के कारण क्या थे, लिखो, काजेज ऑफ
काजेज ऑफ राइज ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, नाजी विचारधारा की उत्पत्ति के कारण। लिखो इसमें, ह्यूमिलिएशन फॉर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, वर्फाए की संधि, वर्फाए की अपमानजनक संधि, वर्फाए की अपमानजनक संधि, ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे पे हैवी पे हैवी रिप्रेशन, REPARATIONS, हैवी रिपरेशन, इसका मतलब क्या है? क्षतिपूर्ति। रिड्यूस इट्स मिलिट्री, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति, जर्मनी पर भारी युद्ध क्षतिपूर्ति, कामा सेना में कटौती और अपनी भूमि खोने के लिए मजबूर किया गया। हैवी रिप्रेशंस, रिड्यूस इट्स मिलिट्री एंड लूज इट्स टेरिटरीज। देखो लिख लिया, लॉस्ट इट्स टेरिटरीज, लिखा। आगे लिखो, द जर्मन पीपल saw this treaty as a national humiliation, युद्ध पूर्ति, सेना की कटौती और अपनी भूमि खोने के लिए मजबूर किया गया। इस संधि को जर्मन लोगों ने राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा। द जर्मन पीपल saw this treaty as a national humiliation, जर्मन लोगों ने इस संधि को राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा। राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा। नाजियों ने इस गुस्से और अपमान की भावना का फायदा उठाया। नाजियों ने इस गुस्से और अपमान का फायदा उठाया। लिखो, नाजीज exploited this anger and sense of shame. Nazis exploited this anger and sense of shame, comma, promising to tear up the treaty, promising to tear up the treaty
नाजियों ने इस गुस्से और अपमान की भावना का फायदा उठाया और वादा किया कि वे संधि को तोड़कर जर्मनी की प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे, कि वो संधि को तोड़कर जर्मनी की प्रतिष्ठा को बहाल करेंगे। संधि को तोड़कर जर्मनी की प्रतिष्ठा को क्या करेंगे? बहाल करेंगे। प्रॉमिसिंग टू टीयर अप द ट्रीटी एंड रीस्टोर जर्मनीज ऑनर। इसके पहले वहां कौन शासक कर रहा था? तो वहां पर बीमर रिपब्लिक था, बीमर गणराज्य शासन कर रहा था जर्मनी में, जो कि क्या था? बहुत वीक था, ठीक है, कमजोर था। तो कहीं ना कहीं उसके कमजोर होने का फायदा किसने उठाया? नाजियों ने उठाया। ठीक है, तो लिखो अगला, वीकनेस, लिख लिया ना इसके पहले वाला जो लिखा है, लिखो, वीकनेस ऑफ द बीमर रिपब्लिक, बीमर गणराज्य की कमजोरी, WEIMER, बीमर। लिखो इसके, लिखो द पोस्ट वार जर्मन डेमोक्रेसी, द पोस्ट वार जर्मन डेमोक्रेसी, ब्रैकेट में बीमर रिपब्लिक, युद्ध के बाद स्थापित जर्मन लोकतंत्र, युद्ध के बाद स्थापित जर्मन लोकतंत्र, ब्रैकेट में बीमर गणराज्य, द पोस्ट वार जर्मन डेमोक्रेसी was weak due to economic crisis, due to economic crisis, political instability, economic crisis, political instability and constant clashes between extremist parties, constant clashes between extremist parties, युद्ध के बाद स्थापित जर्मन लोकतंत्र, बीमर गणराज्य, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अतिवादी दलों के बीच लगातार टकराव से कमजोर था। आपस में ही क्या था? पॉलिटिकल क्लैश क्रिएट हो रहे थे, अतिवादी दलों के बीच लगातार टकराव से कमजोर था। अब लोग क्या चाहेंगे वहां पर? कि चीजें जो हो क्या हो? स्टेबिलिटी हो देश में, ठीक है, जो लीडर हो वो ट्रस्ट करने लायक हो, जो लीडर हो वो देश के लिए काम करे, तो करे ना करे दिखना तो चाहिए। तो उसी को क्या किया उसने? भुनाया। लिखो, पीपुल वांटेड, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और अतिवादी दलों के बीच लगातार टकराव से कमजोर था। लोग एक मजबूत स्थिर सरकार चाहते थे। पीपुल वांटेड ए स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, कामा, which Hitler promised to provide। लोग एक मजबूत स्थिर सरकार चाहते थे जिसे हिटलर ने प्रदान करने का वादा किया।
और अगला लिखो, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, अगली हेडिंग लिख लिया ना। देखो, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, 1929 की महामंदी। अब देखो, जब मंदी आएगी तो जहां जहां से ट्रेड होगा उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा, ठीक है। लिखो, द इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट स्टार्टेड इन द यूएसए डिवास्टेटेड द जर्मन इकोनॉमी। अमेरिका में शुरू हुई आर्थिक मंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। The economic depression that started in the USA devastated the German economy. अमेरिका में शुरू हुई आर्थिक मंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। द जर्मन इकोनॉमी, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को क्या किया इसने? तबाह कर दिया। अब देखो, जब भी कभी डिप्रेशन होगा या मंदी होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें कॉमन फीचर है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो लिखो, व्हिच क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ गई। व्हिच क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या होगा दूसरा? इंड्यूस्ड पुअर्टी, जिससे गरीबी में वृद्धि हुई। और क्या होगा? खाद्य संकट उत्पन्न होगा। क्रिएट या फूड क्राइसिस, और क्या होगा? बिजनेस जो होंगे वो क्या होंगे? क्लोज होने लगेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। जो औद्योगिक उत्पादन है वो क्या होगा? कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। रिड्यूस। ये सब प्रभाव क्या होंगे? मंदी के पड़ेंगे। तो मंदी क्या होती है? हमने क्या बताया था? डिप्रेशन। डिप्रेशन वो होता है कि जैसे एक चीज का उत्पादन अगर बंद हुआ, वहां बेरोजगारी बढ़ी। हमने क्या बताया था? ये चेन है ना, बताया था कि नहीं, कि उसका प्रभाव सब पे पड़ता है। जैसे अगर डिप्रेशन है, मंदी है, तो मंदी का प्रभाव क्या होगा? कि जैसे सपोज करो कहीं प्रोडक्शन हो रहा था, तो प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा ना। ये प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा। प्रोडक्शन जब रिड्यूस होगा तो जो वर्कफोर्स इसमें लगा हुआ था, वो क्या वर्कफोर्स उतना चाहिए? अब नहीं चाहिए, क्योंकि उत्पादन ही कम करना है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, बेरोजगारी क्रिएट होगी। अब देखो, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं ना जो बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये जो बेरोजगार हो रहे हैं, ये लोग भी तो डिमांड करते थे, इनकी भी अपनी बेसिक नीड्स थी ना। ये यहां से पाते थे तो कहीं और खर्च करते थे। बात समझ पा रहे हो? अब ये भी ट्रैप में आ जाएंगे, उसी ये भी क्या होंगे? उसी ट्रैप में
में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा कि नहीं? यहाँ ये जहां मांग करते थे वहां भी क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो ये डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे इंडस्ट्री की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर वहां से भी लोग निकाले जाएंगे, तो वहां से जो निकाले जाएंगे वो तीसरी इंडस्ट्री पे डिमांड कर रहे होंगे, तो वहां भी उत्पादन कम होगा। तो इस तरह से क्या है, ये एक चक्र बना हुआ था। तो जब अमेरिका में शुरू हुआ, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, जर्मनी पर पड़ा। तो जर्मनी पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, और इस इन दिक्कतों को खत्म करने का निर्णय किसने लिया, कि नाजीज ने। ठीक है, नाजियों ने क्या कहा कि ये समस्याएं जो हैं हम लोग खत्म करेंगे। तो विश्वास कहीं ना कहीं इन लोगों ने दिलाया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसमें क्या होता है कि कोई इकोनॉमी उस ट्रैप में फंस जाती है, पूरी इकोनॉमी क्या होगी, ट्रैप में फंस जाएगी। तो ट्रैप में फंस जाएगी, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसको उबारने के लिए तो बहुत से तरीके हैं, वो इकोनॉमी में आप लोग पढ़ेंगे। जैसे डिमांड कम हुई है तो डिमांड बढ़ा दो। तो डिमांड कैसे बढ़ाएंगे, तुम लोगों को पैसा दे दिया जाए ढेर सारा कि जाओ शॉपिंग करो खूब, तो शॉपिंग करोगे तो डिमांड बढ़ेगी ना, तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, वो फिर मांग शुरू कर देंगे। तो क्या कहा जाता है, लेकिन अब उसकी भी बहुत सारी कमियां हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर हम आप सबको ऐसे ही पैसा देने लगे तो क्या होगा, तुमने कोई काम तो किया नहीं है, हमने ऐसे पैसा दे दिया, जाओ। तो तुमने कोई काम किया था, नहीं किया था, तुम्हें पैसा मिला, कोई प्रोडक्शन का काम तो तुमने किया नहीं। तो जब पैसा देने लगेंगे तो मार्केट में इकोना जो पैसा है वो क्या होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो उसकी अपनी समस्याएं होंगी, वो दूसरे तरह से समस्याएं दिखाई देती हैं। क्या होंगी, दूसरे तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, उसकी अपनी कमियां हैं। तो पूरी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें इस तरह की आएंगी। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ यही सब समस्या थी। ठीक है, और देखो इसमें अब इसमें इस हालात ने नाजी पार्टी को लोकप्रिय बनाया। दिस को This depression made the Nazi party popular, which promised job, economic revival, and the return of national pride. हाँ, popular, which promised, promise किसके लिए, जॉब के लिए, which promised for the job, economic revival। इस हालात ने नाजी पार्टी को लोकप्रिय बनाया, जिसने रोजगार, आर्थिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय गौरव को लौटाने का आश्वासन दिया। जिसने रोजगार, आर्थिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय गौरव को लौटाने का आश्वासन दिया। क्या लिखा, which promised for jobs, economic revival and the return of national pride। ठीक है, हिंदी में नहीं बोला क्या, हाँ, रोजगार, आर्थिक पुनरुत्थान और राष्ट्रीय गौरव लौटाने का आश्वासन दिया। अगला लिखो इसमें, लिखो भय का वातावरण और कम्युनिज्म का डर, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड फियर ऑफ कम्युनिज्म।
लिखो द इन्फ्लुएंस, लिख लिया, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर ऑफ कम्युनिज्म। लिखो द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वाज राइजिंग इन जर्मनी। द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वाज राइजिंग इन जर्मनी। द इन्फ्लुएंस ऑफ, क्या हुआ, कम्युनिज्म लिख लो, वाज राइजिंग इन जर्मनी, जर्मनी में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा था। जर्मनी में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ रहा था। द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वाज राइजिंग इन जर्मनी, लिखो फुल स्टॉप। द मिडिल क्लास एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट feared a communist revolution. The middle class and industrialists feared a communist revolution. लिखो मध्यम वर्ग और पतियों को, मध्यम वर्ग और उद्योगपतियों को कम्युनिस्ट क्रांति का डर सताने लगा। क्या कह रहे हो? अच्छा, एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड, अच्छा वहां लिख रहे हो। द मिडिल क्लास एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फियर्ड एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। किसको डर होगा? जिसके पास संसाधन होगा वही डरेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं कि सर्वहारा वर्ग का शासन चाहिए, लेबर क्लास का शासन चाहिए। तो क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे उनके मन में क्या होगा, डर आएगा ना। तो नाजी पार्टी क्या करेगी, इसी डर को भुनाएगी। लिखो इसमें आगे, द नाजी पार्टी प्रेजेंटेड इटसेल्फ नाजी पार्टी ने खुद को कम्युनिज्म के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षक के रूप में पेश किया। द नाजी पार्टी प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज ए स्ट्रांगेस्ट बुलवर्क, BULWARK, बुलवर्क अगेंस्ट कम्युनिज्म and gained the support of these classes and gain होता ना, GAIN, gained the support of these classes against communism and gained gained the support of these classes। नाजी पार्टी ने खुद को कम्युनिज्म के खिलाफ सबसे मजबूत रक्षक के रूप में पेश किया और इन वर्गों का समर्थन हासिल किया। लिखो आगे, लिखो हिटलर की व्यक्तिगत अपील और नाजी प्रचार। हिटलर पर्सनल अपील एंड नाजी प्रोपेगेंडा। हिटलर पर्सनल अपील एंड नाजी प्रोपेगेंडा। हिटलर्स पर्सनल अपील एंड नाजी प्रोपेगेंडा। लिखा, हिटलर की व्यक्तिगत अपील और नाजी प्रचार। एडोल्फ हिटलर वाज ए कैरिस्मेटिक एंड पावरफुल ओरेटर। एडोल्फ हिटलर एक करिश्माई और शक्तिशाली वक्ता था। एडोल्फ हिटलर वाज ए कैरिस्मेटिक एंड पावरफुल ओरेटर। लिखो, he could directly
connect with the public emotion and frustrations. एडोल्फ हिटलर एक करिश्माई और शक्तिशाली वक्ता था। वह जनता की भावनाओं और कुंठाओं से सीधे जुड़ सकता था। He could directly connect with the public emotions and frustrations. हिंदी में लिख लिया। वह जनता की भावनाओं और कुंठाओं से सीधे जुड़ सकता था। ठीक है, तो ये सब क्या थे? ये सब नाजीबाद के प्रचार के उत्पत्ति कैसे हुई, और दूसरा क्या था, आइडियोलॉजी क्या है और उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये समझ में आया। तो हमने क्या क्या बात की कि ये क्या है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। ये आइडियोलॉजी कैसी है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। ये एक जर्मन एक आर्यन कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग जो हैं क्या हैं, हायरार्कियल कॉन्सेप्ट है ना, कि हम श्रेष्ठ हैं, हम जर्मन हैं, हम क्या हैं, श्रेष्ठ हैं। ये भाव था, एक्सट्रीम नेशनलिज्म था, मिलिटराइजेशन था देश का पूरे, कि पूरा देश क्या है, मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएगा, सैन्य शक्ति के रूप में विकसित होगा और संसाधनों को एक्वायर करेगा, अटैक करेगा, इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वन पार्टी रूल, डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, अपोजिशन नहीं होगा, मीडिया नहीं होगा, जो प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री होगी वो इनकी होगी, ये जो चाहेंगे वो फैलाएंगे, जिससे क्या हो, एक्सट्रीम नेशनलिज्म पैदा हो। तो इस तरह से क्या है, ये विचारधारा वहां पर बढ़ेगी और इस विचारधारा में क्या होगा, लाखों लोगों को मार दिया जाएगा। हम चूंकि इतने आसानी से कह रहे हैं, इतने आसानी से चीजें नहीं हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। तुम लोग सोच रहे हो फिर क्वेश्चन दे रहे हैं सर। देखो क्वेश्चन, देखो, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, रूस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट और इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए, और इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अब रसिया की क्रांति के कारण क्या थे? तो कारण हमने बताया था, क्या क्या कारण थे? हमने तो अलग अलग बताया था, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, अलग अलग बताया था ना। कि क्या था वहां, ऊपर कौन था, मोनार्की थी, जार शासन कर रहे थे। फिर कौन थे उसमें, सामंत थे, प्रीस्ट थे, पादरी थे, उनके पास रिसोर्स क्या था, ज्यादा था, और नीचे जनता के पास क्या था, संसाधन कम था। जनता के पास नीचे कौन लोग थे, तो वर्कर थे। कैसे वर्कर थे, एक तो एग्रीकल्चर लेबर थे और दूसरा इंडस्ट्रियल लेबर थे। उनके पास रिसोर्स क्या था, कम था, मोनार्की थी। तो ये असमानता हो गई ना, ये सामाजिक आर्थिक असमानता थी, सामाजिक आर्थिक असमानता के कारण क्रांति हुई। दूसरा राजनीतिक कारण क्या था, जो जार नामक शासक थे वो क्या थे, निरंकुश थे।
वहां क्या था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। तो विशेषाधिकार जब होगा तो क्या होगा, ऐसे पॉइंट आउट करते चलो, हेडिंग नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे पॉइंट आउट करो। किसी के पास विशेषाधिकार होगा तो किसी के राइट कम होंगे ना, प्रिविलेज्ड। कुछ सोसाइटी वहां की क्या है, प्रिविलेज्ड है, तो उसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वहां पर। और दूसरा क्या है, बाह्य प्रभाव है। बाह्य प्रभाव में जापान का अटैक है, उधर जो सोशलिज्म के आइडियाज हैं वो उसका प्रसार हो रहा है, वो सब कारण है। वो सब लिख सकते हैं ना इसमें। हम्म। और क्या कारण बताया था हमने, पहले पढ़ो तुम लोग निकाल के काफी। हम्म। पहले एक बार पढ़ो, फिर तुम लोग लिखो। तुम नोट्स बना डालो, ठीक है। कोई। हम्म। किसका नहीं कंप्लीट है, तुम लोग क्या करते हो। अच्छा, भाषागत जटिलता है, हाँ? तुम